हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका ददानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन निकाल लीजिए अपना कंसेप्ट रजिस्टर, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आखिर कंपनी बनती कैसे है, उसमें कितनी स्टेजेस हैं एंड उन स्टेजेस के अंदर कितने स्टेप्स हैं। तो हमारी कंसेप्ट रजिस्टर में हम लिखेंगे सारे पॉइंट्स पॉइंट बाय पॉइंट और अच्छे से नीट एंड क्लीन मैनर में। और इसके साथ साथ निकाल लीजिए अपनी Q&A रजिस्टर, जिसमें हम केस स्टडीज नोट डाउन करेंगे। अभी तक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज और उनके अंदर के भी बाइफिकेशंस। अब बारी है कि हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ें। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, यू ऑल आर एट इंडियाज फेवरेट यूट्यूब चैनल लव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। वी प्रोवाइड यू कंप्लीट फ्री क्वालिटी एजुकेशन ऑफ किंडरगार्टन टू क्लास 12th। आपको यहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की एज वेल एज ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। यस, सारे चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स के अंदर के सब टॉपिक्स, NCERT के सॉल्यूशंस, रिफ्रेशर के टॉपिक्स, रिफ्रेशर के सॉल्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर एंड होता है तो वी प्रोवाइड यू वन शॉट रिविजन, और एग्जाम के टाइम पे हम आपको क्रैश कोर्सेज भी देते हैं। सो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो कंपनी होता क्या है आपको ऑलरेडी पता है। कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी या तो वो 2013 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है या वो 1956 या उसके पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है। और कंपनी क्या होती है, जिसमें होता है परपेचुअल सक्सेशन, जिसमें होता है कॉमन सील, जिसमें होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स और बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे। सो आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर जो कंपनीज आप सुनते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ये बनती कैसे हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एंड दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल लेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू फॉलो सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन। क्योंकि ये लॉ द्वारा गवर्नड है, लॉ से बनती है एंड एंड भी लॉ से होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप लॉ द्वारा गवर्न नहीं है, कभी भी बना सकते हैं, कभी भी एंड कर सकते हैं। पर्सन जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ पर भी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हो जाती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। HUF में कर्ता की डेथ के बाद एल्डेस्ट पर्सन जो है नेक्स्ट पर्सन वो बन जाता है कर्ता। पर यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी को एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है इफ दे वांट टू रजिस्टर देमसेल्व्स। ओके, सो प्लान्ड एक्शन कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो 4 स्टेजेस हैं टोटल। फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन, थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड द लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो अपनी नोटबुक में सबसे पहले आप ये 4 पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करने वाले हैं हम। कौन सी स्टेज? द प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज का मतलब क्या होता है? देखिए, कंपनी को बनाता है प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में आइडिया आता है टू फॉर्म द कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को आइडिया आया, ओ द डिस्पोजल मार्केट इज गोइंग ऑन बूम, व्हाई शुड नॉट आई स्टार्ट अ डिस्पोजल स्मॉल फैक्ट्री, आई शुड बाय द मशीन ऑफ मेकिंग डिस्पोजल्स एंड देन स्टार्ट द फैक्ट्री। तो मैं हूं प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जिसके मन में आइडिया आया टू रन द बिजनेस, राइट। तो फर्स्ट स्टेज उसी के बेसिस पे बनी है द प्रमोशन स्टेज, यानी यहाँ पर सारी नेसेसरी इनिशियल इनकॉर्पोरेशन की स्टेप्स होंगी। इनकॉर्पोरेशन यानी फॉर्मेशन, ठीक है। सो प्रमोशन स्टेज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन हम आएंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे। सो प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी टिल इट इज फॉर्म्ड। यानी जब उस पर्सन को, यानी किसको? प्रमोटर को। हो सकता है कि प्रमोटर कंपनी का मालिक हो सकता है वो कंपनी का मालिक नहीं हो, क्योंकि कंपनी का मालिक कोई भी नहीं होता एज पर द लॉ। कंपनी इंडिपेंडेंटली रन होती है, ठीक है। कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं। याद है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा था। सो प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में आइडिया आता है टू फॉर्म द कंपनी। सो आइडिया आने से लेके
जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती, उस बीच में वो जितने भी स्टेप्स लेता है, ये सारे स्टेप्स को क्या बोलते हैं हम? प्रमोशन स्टेज। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स? नाउ इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, यानी प्रमोटर क्या कर रहा है? आइडिया से लेके फॉर्मेशन तक सारे जो चीजें हैं, सब पूरा प्रोसेस को प्लान कर रहा है और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी पूरी प्लानिंग कर रहा है प्लस ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। ओके, सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रमोटर इज प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग। नाउ promotion involves discovery of business idea, its investigation, assembling necessary resources to set up the business. For example, मेरे को आइडिया आया डिस्पोजल की फैक्ट्री बनाने का, तो ये सबसे पहले मेरे को आया आइडिया, तो ये क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस आइडिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इसके बारे में पूरी रिसर्च करी, इन्वेस्टिगेशन करी कि मार्केट में आखिर अभी ये जो बिजनेस है वो कितना चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिसर्च करना क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च करना क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन। नाउ मैंने इसकी मशीनरी परचेज करी, रोल्स परचेज किए जो मशीन में डालने पड़ेंगे, देन डिस्पोजल शेप में निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? असेंबलिंग। और सारे रिसोर्सेस जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो मैं सब असेंबल करूँगी। तो डिस्पोजल ऑफ आइडिया प्लस डिस्पोजल का आइडिया प्लस रिसोर्स जनरेशन और फिर इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी फर्स्ट स्टेज, प्रमोशन स्टेज में। नाउ द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर। प्रमोटर ओनर नहीं होता, प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में बिजनेस ओपन करने का आइडिया आता है, चाहे वो बिजनेस कोई भी हो, एंड वो सारे स्टेप्स लेता है फ्रॉम गेटिंग आइडिया टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द प्रमोशन स्टेज। प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक्स ऑल इनिशिएटिव। प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, ग्रुप, पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैंने बोला ना प्रमोटर जरूरी नहीं है कि ओनर हो, वो कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, राइट? सो इसलिए बोला जाता है प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। ओके, द प्रमोटर परफॉर्म्स ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, दो फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, क्योंकि बाकी फंक्शंस तो फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। दीज फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज स्टेप्स इन द प्रमोशन स्टेज। अब चलते हैं स्टेप्स की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, आपके सामने है टोटल 6 स्टेप्स। मैंने आपकी बुक को बहुत इजी कर दिया है, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो इससे बेटर समराइज्ड मैनर में आपको कहीं भी A1 क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी आपका आइडिया क्या है ऑफ द बिजनेस। सेकेंड, फीजिबिलिटी स्टडीज। इसमें हम 3 फीजिबिलिटी स्टडीज पढ़ते हैं कि टेक्निकल क्या चीज़ें लगेंगी, सेकेंड फाइनेंशियल क्या चीज़ें लगेंगी, एंड इकोनॉमिक कितनी चीज़ें लगेंगी, राइट? देन नेम अप्रूवल, यानी कंपनी का नाम क्या रखोगे, और नाम रखा तो वो आइडेंटिकल तो नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ये वाले रूल्स। नाउ नेक्स्ट, फिक्सिंग अप साइनेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम क्या होता है? कंपनी का ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी क्या करेगी वो लिखा है, कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। सो MOA क्या होता है? MOA के साइनेटरीज को फिक्स करना पड़ेगा जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को साइन करेंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, इन सब की देखरेख करने के लिए प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होगा, शेयर होल्डर्स में मैक्सिमम शेयर्स किसके पास जाएंगे, कंपनी का CA कौन होगा, CS कौन होगा, लॉयर कौन होगा, टैक्सेशन पर्सन कौन होगा, एंड अ लॉट मोर स्टफ। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा इन शॉर्ट। सिक्स्थ, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे MOA, AOA, प्रॉस्पेक्टस, ये सब प्रिपरेशन करनी होगी। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी का एडवर्टीजमेंट लेटर होता है। सो ये सारी बातें, ये सारे स्टेप्स से टोटल स्टेप नंबर 6 तक, स्टेप नंबर 1 से 6 तक जो एक प्रमोशन स्टेज में इनकर करने होते हैं। सो इनको अच्छे से नोट डाउन करिए। सो स्टेप्स नोट डाउन करने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया आता है कि स्टेप्स के मतलब क्या है।
लाइक स्टडिंग द स्टेप 1। तो हम नेक्स्टली स्टडी करते हैं स्टेप 1 को। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रमोशन स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सो वहाँ पर आप अगर ये स्टेप्स नोट डाउन करोगे, सो ऐसे बोरिंग फॉर्मेट में आप नोट डाउन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। आप मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स है, राइट? तो हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न एंड राइटिंग की चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? सो आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, उसमें आप बॉक्सेस, सर्कल्स अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द फर्स्ट स्टेप। सो सबसे पहले तो प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बिजनेस सेट करने का आइडिया आता है। हो सकता है वो बिजनेस एकदम न्यू बिजनेस हो सकता है वो आइडिया जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हो, ठीक है? अब प्रमोटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। सबसे पहली चीज होती है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। नाउ टू सेट अप द बिजनेस, हो सकता है वो आइडिया किस लिए हो, न्यू बिजनेस को सेट करने के लिए या फिर एक्सपैंड करने के लिए ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब ये आइडिया जो है उसकी अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने से पहले प्रमोटर मार्केट को समझता है कि इस आइडिया से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होके आ रही है, राइट? सो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटी तो स्टडी तो करना पड़ेगा ना कि मार्केट में वो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके दे रही है। सो ये नेक्स्ट स्टेप प्रमोटर क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखता है। एंड लास्टली उस एरिया में वो कितनी चलेगी बिजनेस फॉर्म, तो उसको स्टडी करता है। एंड उसके साथ साथ कितना कैपिटल लगेगा प्लस क्या रिसोर्सेस लगेंगे प्लस कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, ये तीनों चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। सो द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइजेस द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब समझते हैं फीजिबिलिटी स्टडीज। आफ्टर एनालिसिस ऑफ द स्टेप्स रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड, यानी फर्स्ट स्टेप के बाद प्रमोटर क्या करता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, कोई भी नई चीज स्टार्ट करने से पहले हम भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। आइडिया क्या है, आइडिया एक ह्यूमन के माइंड में है। ये आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देना क्या होता है, फिजिबिलिटी। अब मैं आपको फिजिबिलिटी का मतलब समझाती हूँ। जैसे अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि विल यू कम टू द पार्टी टुनाइट, वी आर हैविंग अ पार्टी एट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स कि 12th का रिजल्ट और 11th का रिजल्ट इतना अच्छा आया विद फ्री एजुकेशन, तो मैंने बोला नो इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी टुडे, आई एम फीलिंग अ लिटिल सिक। तो फीजिबल मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है, वो हम कैसे पता करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके। इन्वेस्टिगेशन करके मैंने क्या पता करा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ठीक है, और उसके साथ मैंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट गो टू द पार्टी, क्योंकि वहाँ पर मैं और टायर्ड फील करूँगी, नेक्स्ट डे लेक्चर्स में नहीं आ पाऊंगी, राइट? सो सेम चीज़ है फिजिबिलिटी स्टडीज़ में। फिजिबिलिटी स्टडीज़ हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड उसके साथ साथ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को स्टडी करते हैं कि क्या आइडिया जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना, क्या हमारे पास इतनी बड़ी चादर है कि हम इस आइडिया को पूरा कर सकते हैं, बिजनेस के फॉर्म का शेप दे सकते हैं। तो यही होती है फिजिबिलिटी स्टडी। इज इट फिजिबल टू स्टार्ट द आइडिया बाय एनालाइजिंग द टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड द इकोनॉमिक एरियाज। चलिए देखते हैं। ओके, so he does the detailed investigation regarding cost, profitability, production and the demand of the product, etc. Okay, while doing this promoter takes help of a specialist, experts जैसे CAs, engineers। तो कभी भी आइडिया जो है वो एक प्रॉपर प्रैक्टिकल शेप में आ पाए उसके लिए उसको एक्सपर्ट्स की हेल्प लगेगी। ऑब्वियसली एक इंसान कितने काम करेगा, आइडिया भी वही लेके आए, अकाउंटेंसी भी वही करे, लॉयर्स वाला एंगल भी वही देखे, इसलिए एक्सपर्ट्स की नीड तो पड़ेगी ना, स्पेशलिस्ट की, राइट? सो ये है फिजिबिलिटी। अब नाउ टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को अच्छे से स्टडी करते हैं। सो टेक्निकल फिजिबिलिटी, समटाइम्स द आइडिया इज गुड बट टेक्निकली it may not be possible to implement the idea. It may be due to non-availability of raw material, inputs, technology, etc. आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बट टेक्निकली उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेस ही नहीं है। सो क्या फायदा उस आइडिया का, इट इज नॉट फीजिबल एट द टेक्निकल एंड, राइट?
So the project is considered technically unfeasible unless the technology or other required inputs can be imported or are available in our country. यानी मान लीजिए हम ऐसा कुछ प्रोड्यूस बनाना चाहते हैं जो हमारी कंट्री में जिसके रिसोर्सेज ही नहीं है, सो आइडिया कैसा होगा, अनफीजिबल, हम टेक्निकली उतने साउंड नहीं है। पर हाँ, ये फीजिबल कब हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब हम विदेशी कंट्रीज से इंपोर्ट करें एंड देन वो आइडिया पॉसिबल है। ओके, सो ये एनालिसिस करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। सो इफ रिक्वायर्ड capital or funds of the business idea are so large that these cannot be arranged within the available means, यानी अभी फंड्स नहीं है, ठीक है, then it is said to have financially unfeasible। अगर फंड्स नहीं हैं, आप बिजनेस ऑपरेशंस को फंड नहीं कर पा रहे, तो आपका जो आइडिया है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फाइनेंशियली अनफीजिबल आइडिया है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल वन में हैव एन आइडिया to urbanize the rural area, but funds required to carry out this idea is so huge that it may not be converted into action plan due to financial unfeasibility। अगर रूरल एरिया को हमें अर्बनाइज करना है, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है और पैसे ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आइडिया फाइनेंशियली अनफीजिबल है, तो फाइनेंशियल एंगल भी देखना पड़ेगा एक प्रमोटर को। Now economic feasibility, sometimes a project is abandoned just because it might not be very profitable। economic feasibility यानी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। जनरली बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी ऑन विद दिस आइडियाज विच आर प्रॉफिटेबल। बिजनेसमैन तभी पैसा लगाते हैं जब आइडिया प्रॉफिटेबल होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आखिर कंपनी का नाम क्या होगा, द नेम अप्रूवल। ओके स्टूडेंट्स, सो टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम्स। अगर दो रिलायंस लिमिटेड होती तो क्या पता कि अंबानी जी की कौन सी कंपनी है, दूसरे पर्सन की कौन सी कंपनी है, इसलिए दो कंपनीज के आइडेंटिकल नेम्स नहीं हो सकते। जैसे दो पर्सन्स के आइडेंटिकल नेम होते हैं बट सरनेम अलग होता है एंड बहुत सारी चीजें भी अलग होती हैं, राइट। सो दो कंपनीज के आइडेंटिकल नेम्स नहीं हो सकते। इट इज नेसेसरी फॉर कंपनी टू गेट इट नेम अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार। बहुत जरूरी है एक कंपनी के लिए कि वो अपना नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से अप्रूव करवाए, और जब वहां से परमिशन मिल जाए, अप्रूव्ड वाला जो एंगल है वो क्लियर हो जाए, तभी वो नाम रखा जा सकता है। और ये एक ऐसा नाम होना चाहिए, इट डज नॉट मैच विथ एनी अदर कंपनीज नेम, यानी ये वाला पर्टिकुलर नेम किसी और कंपनी के नेम से मैच नहीं करना चाहिए। ओके, जनरली अ कंपनी गिव दीज नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू द रजिस्ट्रार। सो कंपनी क्या करती है, जनरली ये वाले नेम्स दे देती है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार क्या करता है, उनको मैच करता है दूसरे नामों से और बता देता है कि वो आइडेंटिकल है या नहीं है। जैसे मैंने कोई नाम रखा एक्स लिमिटेड और रजिस्टर में वो एक्स लिमिटेड नाम था, ठीक है, तो रजिस्ट्रार बता देगा इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, काइंडली प्रोवाइड अ न्यू नेम। तो रजिस्ट्रेशन से पहले ये सब चीजें होती हैं। ओके, द नेम अप्रूवल। नाउ नेक्स्ट, फिक्सिंग अप द साइनेटरीज टू द एमओए। एमओए क्या होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं, कंपनी क्या करेगी वो लिखा होता है एमओए में, और कैसे करेगी वो लिखा होता है एओए में, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर से बोलती हूँ, कंपनी क्या करेगी वो लिखा है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और कंपनी कैसे करेगी वो लिखा है एओए, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। सो मेमोरेंडम में होते हैं ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स में होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अगर आर्टिकल्स नहीं बनाती अगर कोई कंपनी, तो टेबल एफ फॉलो होता है जो आप पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रमोटर्स को सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कौन ऐसे लोग होंगे जो ऑब्जेक्ट्स को साइन करेंगे। मान लीजिए ये है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको बोला जाता है चार्टर डॉक्यूमेंट, यानी ये एक दिशा दिखाता है कंपनी को कि किस एरिया में काम करना है, किस तरह से काम करना है। सो कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस एमओए को साइन कौन करेगा, साइनेटरीज। नाउ यूजुअली द साइनेटरीज बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यूजुअली क्या होता है, जो एमओए को साइन करते हैं ना, वो कंपनी के पहले डायरेक्टर्स बन जाते हैं। जो एमओए को क्या करते हैं, साइन करते हैं, वो कंपनी के पहले डायरेक्टर्स बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स। ओके,
Now, promoters also take a written consent to act as director and ask them to buy qualification shares. So, promoters भी directors की तरह act कर सकते हैं, but उन्हें written consent लगेगी. Okay? Now, appointment of professionals. So, promoter क्या करता है? Brokers को appoint करता है, underwriters को appoint करता है, ensure करता है कि capital हो organization में, और companies की shares को sell करता है, solicitors and are appointed to deal with the legal matters, और बैंकर्स आर अपॉइंटेड टू हैव स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग्स. तो कंपनी को बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, प्रमोटर इन सबको हायर करता है. मैं आपको इनकी मीनिंग समझाती हूँ. ब्रोकर मतलब एक ऐसी एजेंसी या ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो डील्स करवा रहा हो, यानी जो एक शेयर होल्डर को और जो कंपनी है उसको लिंक करके चल रहा हो वाया स्टॉक एक्सचेंज. तो ब्रोकर्स आपको पता ही है, ब्रोकर्स कमीशन लेते हैं एंड सिक्योरिटीज बिकवा के देते हैं. नाउ अंडरराइटर्स, कंपनी की एक स्टेज होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज. यानी मान लीजिए अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे हैं एट द रेट ऑफ 1000 पर शेयर, यानी कंपनी रेस करना चाहती है 10 लाख रुपए. ठीक है, अब जब कंपनी ने शेयर बेचे, इशू करे मार्केट में, तो केवल इसका 80% ही आया वापस. यानी शेयर होल्डर्स ने केवल कितने शेयर्स 8 लाख रुपीस के शेयर्स परचेज करे. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज ये बोलती है कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कम से कम 90% शेयर्स बिक जाने चाहिए. यानी कम से कम 90% का अमाउंट जो है वो आ जाना चाहिए कंपनी के पास. अगर नहीं आया तो बचा हुआ अमाउंट, यानी ये जो 10% का और अमाउंट है, ठीक है, 10% बच रहा है ना, ये कौन फुलफिल करेगा? अंडरराइटर्स. तो अंडरराइटर्स कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन की स्टेज को फुलफिल करते हैं. यानी एक ऐसी स्टेज जो कंपलसरी बाइंडिंग बाय लॉ है ऑन द कंपनीज कि अगर आप शेयर बेच रहे हो तो अगर आपने शेयर्स बेचे 90% शेयर बिक जाने चाहिए. अगर नहीं बिके तो हो सकता है कि आपको शेयर इशू लाना परमिटेड नहीं है. तो ये वाली स्टेज को फुलफिल करने के लिए वो अंडरराइटर्स को बोलती है वी विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग अप द शेयर इशू, प्लीज सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो इसलिए अंडरराइटर्स की जरूरत पड़ती है. नाउ नेक्स्ट है सॉलिसिटर्स, जो लीगल डीलिंग्स में करेंगे. बैंकर्स, जो बैंक के सारे मैटर संभालेंगे. और इसके अलावा कंपनीज की सिक्योरिटी बिकवा के देना, तो वो कौन करता है? डिपॉजिटरीज वाया स्टॉक एक्सचेंजेस. तो वो सब ऑनलाइन हो गया है आजकल. ओके, तो ये था अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. नाउ प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? एमओए, एओए एंड प्रॉस्पेक्टस. तो ये बनवाना पड़ता है प्रमोटर को. अब प्रमोटर टेक्स अप द स्टेप्स टू प्रिपेयर सम लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी which have to be submitted to the ROC, Registrar of Companies, at the time of incorporation. The common documents which are made by the promoter are MOA, AOA and prospectus. ठीक है, ये हैं 3 कॉमन डॉक्यूमेंट्स. पहला है MOA, दूसरा है AOA एंड तीसरा है prospectus. ओके, सो आप अभी तक आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे उसमें से आप देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है. ये डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखिए, देन हम मूव करते हैं. हमने टोटल 6 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं. कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में पूछो एंड इन सबको नोट करो. ओके, सो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया है. सारे के सारे 6 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. सो इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. तो इनकॉर्पोरेशन की स्टेज यानी असली फॉर्मेशन यहीं पर हो रहा है. अभी तक तो हम सारी तैयारियां ही कर रहे थे. ओके, सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज द सेकेंड स्टेज. ये कौन सी स्टेज है स्टूडेंट्स? सेकेंड स्टेज है. नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन रिफर्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013. तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन. कौन से एक्ट में? 2013 में. क्योंकि अब तो सारी कंपनीज इसी एक्ट में रजिस्टर होंगी अनटिल एंड अनलेस कोई नया एक्ट आ जाए. ठीक है, वापस अमेंडमेंट्स हो. नाउ द मेन स्टेप्स अंडर इनकॉर्पोरेशन आर फाइलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे? एमओए, यानी जिसमें ये लिखा है कि कंपनी क्या करेगी. द ऑब्जेक्ट्स. एओए, यानी जिसमें ये लिखा है कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, सारे कैसे करेगी काम कंपनी, उसके सारे रूल्स लिखे हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस यानी एडवर्टीजमेंट लेटर, एनुअल रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है या न्यू कंपनी है. तो अभी तो हम इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो न्यू कंपनी की बात हो रही है. ओके, सो फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. वंस
द रजिस्ट्रार अप्रूव्स द नेम, एक बार नाम अप्रूव हो गया, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करने पड़ेंगे कंपनी को, आरओसी को, यानी प्रमोटर ही सबमिट करेगा, ठीक है। कंपनी का प्रमोटर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनी का कौन का क्या करने वाले हैं, इनकॉर्पोरेशन, उनको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा। दैट इज एमओए, एओए, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। नाउ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज, ठीक है। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर, नोटिस ऑफ द एड्रेस of the registered office of the company, statutory declaration stating that all the formalities related to the formation have been duly completed, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट में फीस पे करना। अब जब देखिए एक एक स्टेप को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। हमने देखा था प्रमोशन स्टेज, राइट। अब आते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे। सबसे पहला स्टेप है इनकॉर्पोरेशन में फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझेंगे। आप एमओए और एओए तो समझ गए। नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। मान लीजिए मैं एक कंपनी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं शुरुआती कैपिटल जो मुझे लगता है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है वो 15 लाख है। अब उसमें से 15 लाख में मैं 5 लाख के शेयर्स इशू कर रही हूँ और बाकी 10 लाख मैंने अलग पर्पस के लिए अलग करके रखे हैं। सो ये जो पूरे 15 लाख हैं ये क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो टोटल कैपिटल है जो एमओए में लिखा हुआ है, कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है, एओए में नहीं, कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है। सो ये वाला जो कैपिटल होता है ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी इस कैपिटल के बियॉन्ड काम नहीं कर सकती। एडिशनल कैपिटल लेके आएगी तो बात अलग है, बट इस कैपिटल के बियॉन्ड काम नहीं कर सकती। मान लीजिए एमओए में लिखा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी का 15 लाख, ठीक है, 15 लाख, ठीक है। अब कंपनी इस अमाउंट के बियॉन्ड नहीं जा सकती, फिर उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उन्होंने सेट किए उस हिसाब से वो एडिशनल कैपिटल ला सकते हैं। ओके, नाउ अगर एमओए में लिखा है, अब मैं एमओए पे आती हूँ, अगर एमओए में लिखा है कि कंपनी डील करेगी इन द बिजनेस ऑफ डिस्पोजल्स और कुछ भी नहीं लिखा और कंपनी बनाने लगी कार के पार्ट, तो नॉट अलाउड। तो सबसे पहले तो आप एमओए को ऑल्टर करो, फिर आप कार के पार्ट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एकदम फिक्स हैं। जैसे एमओए जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, जो उसमें लिखा है आपको वही करना है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ओके, एज अ कंपनीज प्रमोटर। अब उसके अलावा एओए में जो रूल्स लिखे हैं आपको वो फॉलो करने हैं, यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी यहाँ पर वो अमाउंट लिखा है जो एमओए में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कंपनी के पास कितने पैसे हैं टू रन द बिजनेस ऑपरेशंस। अब उसी में से बिजनेस ऑपरेशन रन करना है, एंड अगर उसको ऑल्टर करना है, उसको और बढ़ाना है, तो न्यू प्रोविजंस रूल्स जो हैं वो फॉलो करके आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना 3 डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। जो कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले हैं, सबसे पहले तो उनका नाम, उनका पता, उनकी उम्र और उनका ऑक्यूपेशन, वो सब आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। अब द रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स अपनी लिखित कंसेंट देंगे कि मैं XYZ कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ, मैंने ये डिसीजन किसी के दबाव में आके नहीं लिया, मैं अपनी स्वयं इच्छा से डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ, एंड मैं बाकी और कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हूँ वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कई बार तो कंपनी का ऑफिस होता ही नहीं है, तो वो भी आपको लिख के देना पड़ेगा, वी हैव नो ऑफिस एट प्रेजेंट, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का आपको एड्रेस देना ही पड़ेगा जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होगा, जहां पर आरओसी सारे कम्युनिकेशंस करेगा। Okay, now statutory declaration is stating that all the formalities related to formation of the companies are completed। जब हम कोर्ट में जाते हैं और हम कोई पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ प्रमोटर बोलता है ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए हैं वो मेरे हिसाब से एकदम सही है, ठीक है, और इनमें किसी भी प्रकार की फॉर्जरी नहीं है, यानी जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ये चोरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ये किसी प्रकार से फेक मीडियम से बनाए गए
गए हैं। ओके, सो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सारी फॉर्मेलिटीज फॉर्मेशन को लेके कंप्लीट हो चुकी हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सबमिट करे हैं वो सच हैं। ठीक है, सो ये सारे थे हमारे डॉक्यूमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेमेंट ऑफ फीस। अब आपने प्रमोशन कर लिया, इनकॉर्पोरेशन का सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अब बारी आती है फीस भरने की। तो फीस कौन सी होती है? कंपनी के फॉर्मेशन की फीस। सो अलॉन्ग विथ फिलिंग ऑफ द अबाउट डॉक्यूमेंट्स, prescribed fees for registration is also have to be deposited. ठीक है, the amount of registration fees depends on the amount of authorized capital. ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार क्या करता है? उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, उसके पास फीस है, उसके पास प्रमोटर की नॉलेज है, डायरेक्टर्स की नॉलेज है, A to Z अब उसके पास सब कुछ है। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? वेरिफिकेशन यानी बैकग्राउंड चेक। आप आज एक एम्प्लॉय भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाता है ना, तो उसका भी बैकग्राउंड चेक होता है। सिमिलरली आरओसी भी क्या करेगा? बैकग्राउंड चेक करेगा हर एक व्यक्ति का। ओके, नाउ द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स submitted and he also checks the receipt of fees deposited. If he is satisfied with the validity and authenticity of the document submitted, then the registrar enters the name of the company in its register. अगर रजिस्ट्रार खुश है सारी चीज़ों से तो वो नाम दर्ज कर लेगा। Now, certificate of incorporation. After entering the name of the company, the registrar issues certificate of incorporation. From this date onwards, the company is considered as a separate legal entity. यानी रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिख के दे देता है कि अब कंपनी आ चुकी है, कंपनी बन चुकी है एंड ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से दिखता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। आई हेयर बाय सर्टिफाइड एट, रजिस्ट्रार खुद सर्टिफाई कर रहा है, द नेम ऑफ द कंपनी XYZ मान लीजिए इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डे, यानी आज की डेट मान लीजिए। ओके, नाउ अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड द कंपनी इज लिमिटेड, यानी पब्लिक कंपनी है। ठीक है, फिर कंपनी का CIN होता है, जैसे हमारे आधार कार्ड का अलग अलग नंबर होता है, राइट स्टूडेंट्स, वैसे कंपनी की भी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, सो CIN ऑफ द कंपनी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, गिवन अंडर माई हैंड एट डैश प्लेस, कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस था रजिस्ट्रार का, दिस डेट ऑन विच इट इज इशूड, फिर फीस, डीड स्टैम्प, स्टैम्प ड्यूटी ऑन द कैपिटल रुपीस, फिर उधर पे साइन होता है ROC का। ठीक है, नाउ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का कुछ इस तरह से दिखता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज अ फाइनल रिलीफ टू द प्रमोटर ऑफ पासिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स। ओके, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आपको खुशी मिलती है, सिमिलरली प्रमोटर के लिए खुशी का दिन होता है। नाउ effect of the certificate of incorporation. So a company is legally born on the date printed on the certificate of incorporation. अब यहाँ पे मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने बोला कि कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा है कि कंपनी 10 मई को चालू हुई थी और कंपनी के ऑपरेशंस 17 मई से चालू हुए। तो बताइए कंपनी कब चालू हुई? 10 मई को ही कंपनी चालू हो गई थी। जो डेट सर्टिफिकेट में लिखी होती है कंपनी उसी दिन चालू हो जाती है। मान लीजिए कंपनी के सर्टिफिकेट में लिखा था कंपनी 10 मई को चालू हो गई, कंपनी बल्कि अक्टूबर में पिछले साल चालू हो चुकी थी, बट लीगली कंपनी कब चालू हुई? 10 मई को ही चालू हुई। यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी हो कंपनी उसी दिन से मान्य होती है। ओके, नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी मेंबर्स अलग और कंपनी अलग, विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी लोग आए चाहे जाएं कंपनी तो चलती रहेगी, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गो ऑन फॉरएवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओनली फ्रॉम दिस डेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस of the legal existence of the company. Whatever may be the deficiency in formalities, once the certificate is issued, ये इकलौता एविडेंस है कि कंपनी अब आ चुकी है एंड अपने ऑपरेशंस चालू कर सकती है। नाउ फॉलोइंग पॉइंट्स विल मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, जो डेट वाला एरिया है ना कि कंपनी का सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी है तो वो डेट ही मान्य होती है, तो उसी का एग्जाम्पल है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इशूड ऑन was issued on 24 August, whereas the certificate date was written on 22 August. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कब हुआ था? 24 अगस्त को, और सर्टिफिकेट पर जो सर्टिफिकेट इशू हुआ
उस पर डेट लिखी थी 22 अगस्त। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं कंपनी इज कंसिडर टू बी बॉर्न ऑन 22 अगस्त, क्योंकि सर्टिफिकेट पर वो डेट लिखी हुई है। ठीक है, एंड सो ऑल द डीलिंग्स कैरिड ऑन 23 अगस्त, यानी 23 तारीख को जितनी भी डीलिंग्स हुई हैं वो माना जाएगा कि कंपनी लीगल थी और लीगल डीलिंग्स हैं वो सारी की सारी। और अगर सर्टिफिकेट 24 को इशू होता तो बात अलग थी, तो 24 को मान्य होता। ओके, नाउ आफ्टर द इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट वाज फाउंड दैट person has a forged signature on the memorandum but then also incorporated will be considered as valid। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, अब चाहे वो जाली सिग्नेचर हो चाहे फेक डॉक्यूमेंट हो, माना जाएगा कि कंपनी वैलिड है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रार ने पूरा चेक करके ही तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था। ठीक है, नाउ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, इसको स्टार्ट करने से पहले सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखिए। यहाँ पर था डेट वाला एरिया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद था अपना इफेक्ट क्या होता है, इसके पहले हमने स्पेसिमेन पढ़ा था और ये सारे स्टेप्स पढ़े थे इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में। तो फर्स्ट था नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड था अपना पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पर। हमने प्रमोशन कर लिया, हमने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, अब बारी आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। ओके, तो सेबी का अप्रूवल लगता है, फर्स्ट स्टेप प्रोस्पेक्टस और द स्टेटमेंट इन द ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये पार्ट्स हैं ऑफ द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। So after getting certificate of incorporation, the private companies get formulated and commence their business activities. But a public company has to perform a third stage also, get the certificate of commencement. Private company तो certificate of incorporation के तुरंत बाद काम कर सकती है, पर पब्लिक कंपनी को चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो चालू नहीं कर सकती। ओके, सो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहला, सेबी का अप्रूवल। तो सेबी क्या है? सेबी इज द वॉचडॉग फॉर ऑल द सिक्योरिटीज मार्केट। सो सेबी एक वॉचडॉग है जो पूरे सट्टा बाजार पे नजर रखती है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंट्रोल करती है कैपिटल मार्केट को। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स, इशूअर्स और इंटरमीडियरीज का भी। ओके, द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट all the relevant information with the SEBI before issuing securities in the capital market। अगर कोई कंपनी मार्केट में शेयर बेचना चाह रही है तो उसे सबसे पहले सेबी को अपनी सारी चीजें सबमिट करनी होंगी। द कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी एल्स द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। आज अगर एक डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट कर देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। जो लॉयर है अगर उसने गलत पर्सन का साथ दिया या फिर ब्राइब ली तो उनका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है। एक सीए है अगर वो ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है जो कि इलीगल है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, वापस सीए क्लियर करना पड़ेगा, लाइसेंस ही हट जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज बोली है, अगर कंपनी ने एक भी चीज छुपाई सेबी से तो कंपनी का लाइसेंस हट जाएगा। जो इतनी पंचायत करी है कंपनी के प्रमोटर ने, प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कोई मतलब की नहीं है। आपको फेयर रहना है अपनी डीलिंग्स में। ओके, नाउ रिगार्डिंग टू द गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000, एक पता है आपको एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के डिस्क्लोजर्स का एक बिल पास हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो करना हो सेबी करेगी। ना सिर्फ इन्वेस्टर्स, इशूअर और इंटरमीडियरीज का भी ध्यान रखा गया था इन दैट एरिया। सो यही बात यहाँ बोलिए, कंपनी कुछ नहीं छुपाना चाहती और कंपनी को छुपाना भी नहीं चाहिए अगर सेबी की बात हो रही है तो। नाउ नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी को क्या करना होगा? एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना होगा प्रोस्पेक्टस, जो कि शेयर होल्डर्स को बताएगा कि कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं। ठीक है, आज पैम्पलेट लगाते हैं दुकान वाले, क्यों लगाते हैं? ताकि लोगों को पता चले। सिमिलरली प्रोस्पेक्टस भी एक एडवर्टीजमेंट का ही फॉर्म है। ओके, सो इट इज अ सर्कुलर और इन्विटेशन
issued to invite general public for subscribing to the shares of the company, और ये डॉक्यूमेंट आरओसी को देना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, बैंकर की जरूरत होती है फाइनेंशियल एरिया को देखने के लिए, ब्रोकर की जरूरत होती है शेयर होल्डर्स और कंपनी को टाई करने के लिए, और अंडरराइटर की जरूरत होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की स्टेज को फुलफिल करने के लिए। सो टू रिसीव द डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड, यानी कंपनी का आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मान लीजिए कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 2 रुपए कंपनी एप्लीकेशन पे बुलवाएगी, 3 रुपए अलॉटमेंट पे बुलवाएगी, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे बुलवाएगी। तो कंपनी टुकड़ों में अगर पैसा बुलवा रही है तो यही बात यहाँ पर करी गई है। टू रिसीव एंड डिपॉजिट्स द एप्लीकेशन मनी द बैंकर्स आर अपॉइंटेड, यानी जब कंपनी शेयर बेचती है और शेयर होल्डर्स जब एप्लीकेशन का अमाउंट देते हैं, जैसे इस वाले केस में 2000 रुपए दिए थे ना शेयर होल्डर ने, तो ये वाला अमाउंट बैंकर डिपॉजिट कर देंगे। टू सेल द शेयर ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड, अगर शेयर बेचने हैं तब भी ब्रोकर्स बीच वाले मिडलमैन का काम करते हैं और कमीशन लेते हैं। टू एनकरेज पब्लिक टू बाय शेयर्स एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम, if the company is not sure of selling the whole lot of share it may appoint underwriters, अगर कंपनी को पूरे शेयर नहीं बेचने तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज की फुलफिल करने के लिए कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है जो उस गैप को फुलफिल करते हैं। These underwriters they underwrite the shares and charge commission for the same, अंडरराइटर्स भी फ्री में काम नहीं करते, कमीशन लेते हैं। नाउ द वन एंड ओनली मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाती हूँ। कंपनी में इशू करे गए 1000 शेयर और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होती है? टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, it is made compulsory that company must receive applications for some minimum number of shares. This is called as minimum subscription, यानी कंपनी इतने शेयर्स तो कम से कम बिक ही जाने चाहिए। अगर हिंदी में लिखूं तो इतने शेयर्स इतने शेयर्स कम से कम बिक जाने चाहिए, ऐसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन की स्टेज बोल रही है। नाउ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड एज पर द सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो मेरे एग्जाम्पल में आपको पता ही है कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स बेच रही थी कंपनी। एक शेयर की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट? 100 रुपये। तो आप बताइए कितने पैसे आ जाने चाहिए कंपनी के पास? तो 100,000 इंटू 100 का 90%, इतने तो कंपनी के पास आ ही जाने चाहिए, यानी इतने शेयर्स सब्सक्राइब हो ही जाने चाहिए। इतने शेयर्स यानी आप खुद देखिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ ना स्टूडेंट्स। ये थे अपने 1000 शेयर्स, 1000 इंटू 90%, ठीक है। तो 1000 इंटू 90 अपॉन 100, यानी 900 शेयर तो कंपनी के बिक ही जाने चाहिए, ठीक है। 100 रुपये के हिसाब से 900 शेयर यानी 90,000 का अमाउंट तो कंपनी के पास आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यही बोल रहा है सेबी। तो एज पर द सेबी अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, यानी 90,000 रुपये कंपनी के पास आ जाने चाहिए, और वो भी कितने दिन के अंदर अंदर। कंपनी ने जब शेयर बेचे, जब शेयर सेल किए उससे 120 डेज के अंदर अंदर,
कितने डेज के अंदर अंदर स्टूडेंट्स? 120 डेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी प्लान्स इट्स इशू फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each, then it must receive application for 9,000 शेयर, that is 90% of 10,000 बिफोर अलॉटमेंट. कंपनी की स्टेजेस होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल. तो अलॉटमेंट से पहले ये वाली स्टेज जो है वो फुलफिल हो जानी चाहिए, नहीं तो अलॉटमेंट होगा ही नहीं. मान लीजिए 85% शेयर्स रिसीव हुए हैं, तो 5% कंपनी अंडर राइटर को बोलेगी आप खरीद लो. मान लीजिए 90% रिसीव हुए हैं, वेल एंड गुड. मान लीजिए 70% रिसीव हुए हैं, 20%, मान लीजिए 30% कुल शेयर्स रिसीव हुए, कंपनी एकदम न्यू थी, तो कंपनी अपना इशू लाएगी ही नहीं. जितने पैसे रिसीव हुए हैं उसको रिफंड कर देगी. ओके, नाउ इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, देन कंपनी मस्ट सेंड बैक और रिटर्न द एप्लीकेशन विद इन द नेक्स्ट 10 डेज. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज फुलफिल नहीं होती, यानी 90% पैसा नहीं आता कंपनी के पास, तो कंपनी लोगों के पैसे वापस कर देगी. और कितने दिन में? अगले 10 डेज में. 130 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस के इशू से 130 दिन के अंदर अंदर उन्हें सेंड करने हैं वापस पैसे, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज फुलफिल नहीं होती है तो. नाउ एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज कितने होते हैं हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड? बताओ कमेंट बॉक्स में. आप सभी को पता है कि 2 ही होते हैं, एनएससी एंड बीएससी, बट मैं आपको बता रही हूँ 7 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड इंडिया में एट करेंट. ठीक है, सेबी ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज की. अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटी टू जनरल पब्लिक. यानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने से क्या होता है, आपकी कंपनी के शेयर्स का एक इंडेक्स की वैल्यू बन जाती है कि अच्छा शेयर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं. निफ्टी, सेंसेक्स सुना होगा आपने. ओके, सो निफ्टी 50 किसका था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का. सेंसेक्स 30 किसका है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का. ओके, सो कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस टू गेट द परमिशन. द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस and other aspects of the company. If they are satisfied, then in the name of the company listed. If they do not get the permission within 10 weeks from the date of closure of subscription list, then the allotment will become void. अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो पा रहे हो और आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपने जो शेयर्स का अलॉटमेंट किया है वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है, आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे. कंपनी मस्ट रिटर्न द अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अगर सब कुछ सही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज भी हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन भी दे दी है, सारे डॉक्यूमेंट सही, अब बारी आती है अलॉटमेंट की. आफ्टर गेटिंग नेम, कंपनी प्रिपेयर्स अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेल होती है, नेम एंड एड्रेस होते हैं सारे शेयर होल्डर्स के. ठीक है, द कंपनी हैज टू सबमिट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद रजिस्ट्रार स्टेटिंग नेम, एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर. ओके, नाउ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सो कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया और रजिस्ट्रार को ये भी बता दिया कि इतने शेयर्स थे, इतने अलॉट हो गए, और शेयर होल्डर्स का नाम, एड्रेस सब दे दिया कंपनी ने आरओसी को. अब उसके बाद बारी आती है कमेंसमेंट की. तो कमेंसमेंट किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए, याद रखना. प्राइवेट कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद भी काम करना चालू कर सकती है. सो आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी 90% की स्टेज जो है वो फुलफिल हो चुकी है, and the company applies to the ROC to issue certificate of commencement of business. अब यहाँ पे कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पहला डिक्लेरेशन दैट द शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज हैज बीन रिसीव्ड. पहले तो डिक्लेरेशन देंगे कि शेयर्स जो रिसीव हुए हैं वो सब्सक्राइब किए गए हैं और उसके साथ साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की स्टेज जो है वो भी फुलफिल हो गई है. नाउ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर इज पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स. तो ये भी डिक्लेरेशन देना है डायरेक्टर्स का कि डायरेक्टर्स के नाम पर जो शेयर हैं उनकी भी एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन मनी आ चुकी है. ओके, नाउ नेक्स्ट डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू बी पेड बैक टू एप्लीकेंट्स. अगर कुछ पैसे वापस करने थे शेयर होल्डर्स को, वो वापस कर दिए गए हैं. डिक्लेरेशन दैट अबाउ रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद. सारी चीजें सही हैं, ये डिक्लेरेशन देना. और ये डिक्लेरेशन सब साइन करने डायरेक्टर या फिर कंपनी के सीएस से, यानी कंपनी सेक्रेटरी से. रजिस्ट्रार क्या करेगा? सारे वेरीफाई करेगा और कंपनी को इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और कंपनी अपना बिजनेस चालू कर सकती है. ओके स्टूडेंट्स, ये था पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. आई होप आपको अच्छे से समझ आया
और अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले इस सेशन के सारे नोट्स अच्छे से बनाना, वीडियो पॉज कर करके, और अच्छे से फ्लो चार्ट्स भी बनाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सब कुछ सिस्टमैटिक मैनर में वीडियोस मिल जाएंगे। वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जिसमें है CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, वैदिक मैथ्स का कोर्स, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, क्रैश कोर्सेज। एंड आप हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एंड ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।